बेसिकली एक आम नागरिक स्वास्थ्य कहाँ से लेता है? जब हम सब मिलके टैक्स देते हैं, उस टैक्स को एक पूल में डाला जाता है और वो बजट प्रोविज़न किया जाता है। तो किसी की रहमत नहीं है। जो हमें हेल्थ मिलती है वो हमारा अधिकार है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि इस देश में 1.55 लाख सब सेंटर हैं, 25,000 से 30,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, 6,000 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, 1,000 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, 1,000 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। जब ये हॉस्पिटल्स बने हैं तो किसके लिए बने हैं? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो बनाई है उसमें प्राइवेट फैसिलिटीज़ को सिस्टम में डाल दिया है और सभी को आयुष्मान भारत के ज़रिए गोल्डन कार्ड दे दिया गया। जब 5 लाख तक की लिमिट दी है, आपके 3 बार डायग्नोसिस में ही 5 लाख चले जाते हैं। 19 से 20 लाख कैंसर केसेस हर साल डायग्नोज होते हैं और वो कैंसर केसेस ऐसा नहीं हो रहा कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन पानी में लेड और आर्सेनिक निकल रहा है, हवा पॉल्यूटेड है, उससे कैसे बच सकते हो आप? अगर आपको कैंसर होता है तो कैसे कहोगे कि 5 लाख में आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो? जब सरकार टैक्स लेती है, हर छोटी कमोडिटी पे टैक्स लेती है, तो ये उसकी जिम्मेवारी है कि जब हम बीमार पड़े तो हमारा स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। आयुष्मती कविता सिंह मैडम, आईएएस, भारत सरकार, आप डैश पर आएं और अपनी बात को रखें। आदरणीय कमलकांत काले जी, मातंग साहब और सभी साथियों, मेरी थोड़ी हिंदी इंग्लिश में मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को स्वास्थ्य के बारे में ही नहीं बताना चाहती, बट आप सबको ये अवेयर करना चाहती हूँ कि अक्सर हम ये कहते हैं कि स्वास्थ्य हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन स्वास्थ्य ऐसा नहीं है, वो सरकार की जिम्मेवारी है। जब सरकार से पूछते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो कहती है कि नहीं, ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट की जिम्मेवारी है। और जब बीमारी आती हैं इंटरनेशनली तो कहते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। तो बेसिकली एक आम नागरिक स्वास्थ्य कहाँ से लेता है? जब हम सब मिलके टैक्स देते हैं, उस टैक्स को एक पूल में डाला जाता है और वो बजट प्रोविज़न किया जाता है। तो किसी की रहमत नहीं है। जो हमें हेल्थ मिलती है वो हमारा अधिकार है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि इस देश में 1.55 लाख सब सेंटर हैं, 25,000 से 30,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, 6,000 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, 1,000 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, 1,000 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। जब ये हॉस्पिटल्स बने हैं तो किसके लिए बने हैं? इनके अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, मैं सिर्फ सरकार की बात कर रही हूँ, प्राइवेट हेल्थ सिस्टम की नहीं बात कर रही, और ये मैंने पॉलिसी के ज़रिए अंदर सिस्टम में देखा है। जब इतना पैसा 148 लाख करोड़ हमारी जीडीपी है, ये मैं 2019 की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर इसको किसी और फिगर को कोट करेंगे तो 20 और 21 में कोविड का रेफरेंस दे दिया जाएगा, और हम 1.2% ऑफ जीडीपी खर्च करते हैं, जो 1.48 लाख करोड़ है। तो इस पे हमारा अधिकार है। जब जो मैंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम बताया, 85% पॉपुलेशन अगर उस पर क्लेम नहीं करेगी तो कौन करेगा? और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो बनाई है उसमें प्राइवेट फैसिलिटीज़ को सिस्टम में डाल दिया है और सभी को आयुष्मान भारत के ज़रिए गोल्डन कार्ड दे दिया गया। जब 5 लाख तक की लिमिट दी है, आपके 3 बार डायग्नोसिस में ही 5 लाख चले जाते हैं। 19 से 20 लाख कैंसर केसेस हर साल डायग्नोज होते हैं और वो कैंसर केसेस ऐसा नहीं हो रहा कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन पानी में लेड और आर्सेनिक निकल रहा है, हवा पॉल्यूटेड है, उससे कैसे बच सकते हो आप? अगर आपको कैंसर होता है तो कैसे कहोगे कि 5 लाख में आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो? जब सरकार टैक्स लेती है, हर छोटी कमोडिटी पे टैक्स लेती है, तो ये उसकी जिम्मेवारी है कि जब हम बीमार पड़े तो हमारा स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। हर ओकेज़न पे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि डेमोग्राफिक सरप्लस, जो ज़्यादा जनसंख्या है, दैट इज़ टू बी कन्वर्टेड एज ए डेमोग्राफिक डिविडेंड।
हम इसको पैसे में कन्वर्ट करें, पर 85% तो मूल निवासी हैं। अगर 85% का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो ये डिविडेंड कैसे होगा? ये तो एक सिर्फ जार्गन फेंकना है कि डेमोग्राफिक सरप्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब मैं बताती हूँ, जो 148 करोड़ की आपकी जीडीपी है उसका 1.2% हेल्थ पे खर्चा जाता है, और वो भी पब्लिक हेल्थ के नाम पे। अगर हम 4% जीडीपी हेल्थ पे खर्चते हैं तो 1.2% सिर्फ पब्लिक हेल्थ है, बाकी का सारा प्राइवेट हेल्थ एक्सपेंडिचर है। अगर 100 रुपये कमाते हैं और अगर हमने 10 रुपया हेल्थ पे खर्च कर दिया तो हम कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर में आते हैं और हम बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। सरकार सारी स्कीम्स के ज़रिए 8% से 10% आबादी को बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन लाती है, और अगर हेल्थ पे कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर हो जाए तो एक ही बार में 6 से 8% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन चली जाती है। तो ये सब मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही कि जो मैंने मनगढ़ंत किया है, नहीं, ये सब फैक्ट्स, आंकड़े हैं जो कि बजट में प्रेजेंट किए जाते हैं, जो कि हेल्थ का बजट होते हैं। और उससे जो 1.48 लाख करोड़ दिया भी गया है 1%, उसके अगर आप कभी समझोगे, कम से कम डॉक्टर्स और जो ग्रेजुएट्स हैं उनको तो बिल्कुल समझना चाहिए कि उसको इतने वर्टिकल पार्ट्स में बांट दिया जाता है कि ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ है, ये वैक्सीन के लिए है, ये टीबी के लिए है, ये कैंसर के लिए है, डायबिटीज़ के लिए है, कार्डियोवैस्कुलर के लिए। वो इतने वर्टिकल्स में बांट देते हैं कि यहाँ का डॉक्टर इधर को नहीं देखता, इधर की नर्स इधर को नहीं देखती। तो जो वर्टिकल्स में बांट देते हैं, तो मैंने देखा है तमिलनाडु से J&K तक कि हमारे लोग इतने दीनहीन भाव से उस फैसिलिटी में एंटर करते हैं कि वो डरते ही रहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब आप कपड़ा खरीदते हैं, खाना खरीदते हैं, किसी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, किसी फ्लाइट में जाते हैं, रिक्शा में बैठते हैं, हर जगह जब टैक्स पे करते हो तो किसी फैसिलिटी में एंटर करो तो अपने अधिकार से जाओ और जाके ये पूछो कि क्या फैसिलिटी दी जा रही है, हमें दवाई क्यों नहीं मिल रही है, डायग्नोस्टिक क्यों नहीं हो रहा, हमारा रेफरल क्यों नहीं हो रहा। मैं आपको 5 एग्जाम्पल दूंगी और उसके बाद बंद करूंगी। वलसाड डांग वो जगह है जहाँ से बोला जाता है कि प्रधानमंत्री चाय की दुकान से निकले थे। तो मैंने एक बार, मैं नेशनल हेल्थ मिशन की डायरेक्टर थी, तो मैंने अहमदाबाद से गाड़ी ली और मैंने कहा वलसाड डांग ही देख के आते हैं। वलसाड तक ठीक लगा, सूरत तक ठीक लगा। जब मैं डांग में एंटर हुई तो वो पूरा डिफ़िकल्ट टेरेन है, थोड़ा हिली एरिया है, 5 फुट से ऊपर कोई औरत और आदमी नहीं है, सब छोटे नाटे जो डांग से आए होंगे। सिर्फ एक रागी की फसल होती है, सिर्फ एक रागी। आप दाल रोटी का कंसेप्ट कहते हो, चटनी रोटी का कंसेप्ट कहते हो, वहाँ सिर्फ एक रागी की रोटी मिलती है और उसी में ही माँ बच्चा डिलीवर करती है, चाहे उसका हीमोग्लोबिन 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है। ये मैं वलसाड डांग उसकी बात करती हूँ जिस स्टेट में गुजरात के मॉडल पूरी दुनिया में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मैं अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखूँगी, लेकिन अगर ये सब चीज़ें सिस्टम में नहीं होंगी, हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, खाना शुद्ध नहीं है, हर जगह पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल्स, इतना सब डाला जाएगा तो हम लोगों का स्वास्थ्य तो कंप्रोमाइज़ होगा ना। पूरी दुनिया में अगर कैंसर है तो इंडिया में भी है, पूरी दुनिया में हाइपरटेंशन है तो इंडिया में भी है। जब डिजीज़ आ गई तो उस डिजीज़ से हमें मुक्ति पाने के लिए हेल्थ सिस्टम तो यूज़ करना पड़ेगा। और मैं सब्जेक्ट देख रही थी कि हेल्थ सिस्टम का डिटेरियोरेशन क्यों हुआ। आप सिर्फ हेल्थ की बात करते हो, एजुकेशन का डिटेरियोरेशन हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, रूरल हेल्थ, अर्बन हेल्थ, आप रूरल डेवलपमेंट, रोड्स, हर चीज़, जिस भी सोशल सेक्टर की आप बात करोगे हर में डिटेरियोरेशन हुआ है। और अभी एक नया कंसेप्ट आया है, आप लोग पहले तो रिजर्वेशन की बात करते थे, अब तो छोड़ दो रिजर्वेशन की बात करना, क्योंकि हर चीज़ प्राइवेटाइज हो गई है। ये MSME है, स्टार्टअप है, ये सारी जार्गन्स हैं। कितने मूल निवासी 85% में से स्टार्टअप करके, एंटरप्रेन्योर करके इस लेवल के बन गए हैं कि उनको अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते जब तक दूसरी जार्गन आ जाती है। तो ये समझो कि आगे आने वाले समय में आपके पास जॉब्स नहीं हैं, जॉब्स
है ही नहीं। जब गवर्नमेंट ही क्रिएट नहीं करती तो जॉब कहाँ से होंगे? तो आपको ये भी देखना है कि अगर आप स्वस्थ पॉपुलेशन है तो अपना डायरेक्शन देखो कि क्या करोगे तुम। एजुकेशन लेना एक है, और उस एजुकेशन को कैसे प्रोफेशन से लिंक करोगे, कैसे वोकेशनल ट्रेनिंग लोगे और अपना काम शुरू करोगे। सी, एक बामसेफ के दल पे ये एक सोशल मोर्चा है। आप लड़ाई कंटिन्यू करिए, कभी एक जीवन में ये ख़त्म नहीं होती। ये लड़ाई सदियों से चली आई है और सदियों तक चलती रहेगी। लेकिन जो इंस्टेंट हमारे अधिकार हैं, जो इंस्टेंट अधिकार हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए, उसके लिए हर पल लड़ना चाहिए। मैं सिर्फ स्वास्थ्य की बात नहीं करती कि अपना अधिकार समझ के जाओ, वहाँ दवाइयाँ लो, ट्रीटमेंट लो। आपस में भी एक दूसरे को अवेयर करो। अगर एक जाता है और उसको ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो उसके पास एक स्टिंग होना चाहिए कि मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का कैडर है, इस डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये हमारा मूल निवासी भाई है जो इफेक्टिव है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेरे साथ जा सकता है, क्यों नहीं जाएगा? और पंचायत किस लिए है? पंचायत में भी अपना रिप्रेजेंटेशन दो। एक आशा बहन है, वो उस एरिया की होती है। किसी भी चीज़ से डरो मत, जब जो डर गया वो मर गया। सो हेल्थ सिस्टम कभी भी आपकी दीनहीन देखने वाले को कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ उसी को मिलेगा जो छीन सकता है। इसी तरीके से एजुकेशन भी उसी को मिलेगी जो छीन सकता है। और छीन कौन सकता है? जिसको अवेयरनेस है, जो जानता है कि सिस्टम क्या है। अगर आपको पता ही नहीं कि हेल्थ सब सेंटर में क्या होता है, खाने को कैसे माता से लिंक किया जाता है, आप ये बताइए 1 लाख अगर बर्थ होते हैं तो 103 माताएं मर जाती हैं। 1000 बर्थ होते हैं तो 28 बच्चे मर जाते हैं। आपको कभी पता है कि ये बच्चे कौन मरते हैं? ये सारे बच्चे जनरली शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशंस में से होते हैं। 3 एनीमिया होके 4 एनीमिया होके वो बच्चा डिलीवर करती है, तो एक ये विशियस साइकिल बन जाता है। जब एक मालन्यूरिश्ड मदर अब बच्चे को जन्म देगी, वो मालन्यूरिश्ड बच्ची जब वो अपना बच्चा देगी तो इट्स ए विशियस साइकिल। जब स्वास्थ्य ही नहीं, भोजन ही नहीं, तो फिर वो आगे जाके इस ओपन समाज से कहाँ कॉम्पीट करेगा? वो कैसे सोचेगा कि मैं आज की डेट में वो नए कंसेप्ट सीखूं जो समाज, सारी दुनिया सीख रही है। 85% में से कितने % आप लोग एम्पावर्ड हो चुके हो? मैं यहाँ खड़ी एक बात नहीं कर रही, कितने लोग हैं, कितने हज़ारों डॉक्टर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, कितने लॉयर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने IAS ऑफिसर्स हैं, IPS हैं। आप देखो वो एम्पावर्ड हैं ऑलरेडी। और ऐसा नहीं है, मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि ये जो बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये कंट्रीब्यूट नहीं करते। नहीं, वो अंदर बैठ के भी बिना दिखाए, डिस्प्ले किए, वो आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और हर पल जब उनको मौका मिलता है तो वो इसके कंट्रीब्यूशन में काम करते हैं। तो पहले मेरा पहला सेंटेंस यही था कि मैं आज से, इससे पहले वाले सत्र के जो हमारे कार्यकर्ता और जो प्रवक्ता थे, उन्होंने इतनी गजब ऊर्जा कार्यकर्ताओं में दी कि अगर ऐसी ऊर्जा महीने में 15 दिन में मिलती रहे, क्योंकि एक ऊर्जा को जब लेने की आदत पड़ जाती है ना तो फिर उसकी भूख भी बढ़ जाती है। और ऊर्जा की भूख बढ़ाते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि नेशनल लेवल के ही प्रवक्ता आपके पास आएँ, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी हैं, स्टेट लेवल के भी हैं। ये ऊर्जा बनाए रखने, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहिए। जितना अवेयरनेस करते हैं, अवेयरनेस करते रहिए। अगर मैं दफ्तर की इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करने लग जाऊंगी तो कभी अंत नहीं होगा उसका। लेकिन फिर भी जो जितना जानता है एक दूसरे को ट्रांसमिट करते रहिए। शायद आज बाबा साहब होते तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है हमें नहीं मिल रहा है, उसके लिए तो ज़रूर फाइट करते। लेकिन आज अगर वो होते तो ये भी सोचते कि IT क्या है, 5G क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, कैसे इन टूल से मैं अपनी सोसाइटी का फ़ायदा कर सकता हूँ। करते या नहीं? तो हम में से कुछ लोगों को जो ये सब चीज़ें जानते हैं, उनको समाज को लीड देनी चाहिए कि कुछ बच्चे पिकअप किए जाएं और उनको इन चीज़ों के लिए भी ट्रेन किया जाए। पूरे सारे आंकड़े हर कार्यकर्ता का होना चाहिए, किसकी क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, हम उसको कैसे डिस्टेंस से मोर स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं, वो कैसे समाज के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकता है और अपना भी फ़ायदा कर सकता है। हमें लड़ने में, लड़ाई हमारी अपने राइट्स के लिए है। हम दुश्मन को ऐसा समझते नहीं कि हम उसके लिए लड़ें। हमारे राइट्स का कोई हनन कर रहा है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं।
क्योंकि किसी और के साथ बिना मतलब के लड़ना तो अपनी एनर्जी खोना है। हमें लड़ना है जो चीज़ हमें नहीं मिली और हमारा अधिकार है और बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन में दे के गए हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी और मुझे यहाँ आने के लिए बहुत एवरीबडी, हर कार्यकर्ता ने और हर लीडर ने मुझे बहुत गर्व महसूस कराया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगी।